Teacher Tube is again with a new chapter from class 9th, that is gravitation. This chapter is going to be very important for all the class 9 students, and even for class 8 also it's equally important. यहाँ हम बात करेंगे आज ग्रेविटेशन, हिंदी में जिसे कहते हैं गुरुत्व आकर्षण, जिसे ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन के द्वारा समझाया गया, तो उसके बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जानना है ग्रेविटेशन एक्चुअली में है क्या. सो व्हाट इज़ द ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन एक्चुअली इज़ अ फोर्स. ग्रेविटेशन इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन का फोर्स है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. एनीवेयर इन द यूनिवर्स इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स दे अट्रैक्ट ईच अदर. सो gravitation is a force of attraction. Now gravitation may be the attraction of objects by the earth. पहला काम कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो ग्रेविटेशन है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, that may be from the earth or by the earth. For example, if a body is dropped from a certain height, किसी ऊंचाई से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, then it falls downwards, नीचे की तरफ ही आता है. Why it is not going upwards, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है. एंड इसका रीजन है अर्थ्स ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ ईच एंड एवरीथिंग ऑब्जेक्ट को, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है. सो द ग्रेविटेशन इज वेरी क्लियर. द फोर्स that is exerted by the earth to each and every object is called gravitation in the context of earth. और अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो वो सारे फोर्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई विच और विद विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग अट्रैक्टेड बाई ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन आई थिंक क्लियर है कि दो बॉडीज़, कोई भी बॉडीज़ हैं, उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी का नाम ग्रेविटेशन है. आगे हम देखते हैं ग्रेविटेशन के बारे में कुछ और चीज़ें. इफ ग्रेविटेशन इज थ्रोन, इफ ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स. देखिए, अगर किसी बॉडी को या किसी स्टोन ले लें, हम कोई ऑब्जेक्ट ले लें, उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं हम, देन इट रीचेज अ सर्टेन हाइट. जिस प्रेशर के साथ में, जिस फोर्स के साथ में हम इसको थ्रो कर रहे हैं, तो एक हाइट के साथ ये अपनी एक हाइट, सर्टेन हाइट तक ये पहुंचता है, एंड देन फोर्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी, और बाद में वापस अर्थ की तरफ आ जाता है. इसका रीज़न क्या है? ये अर्थ की ग्रेविटी है. ग्रेविटेशन में बी द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन आउटर स्पेस ऑल्सो. जो आउटर स्पेस, जो अर्थ के जो एरिया है, अर्थ का जो सराउंडिंग्स है, उसके बाहर का जो एरिया है, उसको जिसको स्पेस बोलते हैं हम, सो वहाँ पर भी ग्रेविटेशन हो सकता है. अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून इज an example of gravitation between the objects in outer space. Clear? Attraction between the sun and planets, that is also an example of gravitation between the objects in outer space. So ये थे ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स. यहाँ डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं. पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, द सन इज हियर, और it is equally attracted by the earth, and the moon is also being attracted by the earth. Even the apple जो पेड़ से गिर रहा है, उसे भी अर्थ जो है इक्वली ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है. इसके बाद हम देखते हैं कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है, तो वहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है. यहाँ पे हम देखेंगे इसको. सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ये कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, उसका एक सर्कुलर पाथ में ही मूवमेंट होना जरूरी है. इट चेंजेज इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट. जैसे कोई सर्कल है, अब सर्कल के
एवरी पॉइंट पर ये अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहे हैं। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस सर्कल के ईच एंड एवरी पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। सो द फोर्स विच कीप्स द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो वो फोर्स जो इस बॉडी को इसी सर्कल में मूव करने के लिए मजबूर करता है, उसी का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर से देखिए, द फोर्स विच कीप्स द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो फोर्स जो किसी सर्कुलर मोशन में काम करने, मूविंग करने वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, उसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट है जो दूर नहीं जा पा रहा है। इफ देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स, जस्ट इमेजिन कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल ख़त्म हो गया, देन द बॉडी विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, दैट लाइन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। और ये लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन होगी किसी सर्कुलर पाथ के। अब टेंजेंट लाइन समझ रहेंगे आप, टेंजेंट लाइन यानी कि वो पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर अगर कोई लाइन टच करती है किसी सर्कल को, तो उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो इस टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाएगा। ये थे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। यहाँ और देखिए, कोई आदमी किसी पत्थर को बांध कर, एक थ्रेड से बांध कर उसको घुमा रहा है, सो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, इसको दूर नहीं जाने देता। और जो जिस मोमेंट पे हम इसको छोड़ेंगे, मान लो किसी मोमेंट पे घुमाते घुमाते हम इस थ्रेड को छोड़ देते हैं, तो वो उस टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इसके बाद देखते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, केवल अर्थ की बात नहीं कर रहे हम, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, विच इज़, यहाँ मैथमेटिकली कुछ चीज़ें हैं, ध्यान से समझें, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मास, मास यहाँ पर m1 और m2 ले सकते हैं, और प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन के। सो ये जो फोर्स है उनके प्रोडक्ट के, उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द सेम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिटवीन डिस्टेंस जो है उनको हम अगर d रखें तो ये d स्क्वायर होगा। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो दो पार्ट में हम इसको स्टडी करते हैं। तो इस दो पार्ट में करने से इसको याद करना भी आसान रहता है, और आगे इसका डेरिवेशन जब करेंगे तो डेरिवेशन में भी ये बड़ी हेल्पफुल होगा। फिर से ध्यान से सुने, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज, विच वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है किसके लिए, उस फोर्स के लिए, विच इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to the square of the distance between these two objects. So ये दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, हमने लिखा कि जो फोर्स है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, F1 और F2 फोर्स होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स है ये इक्वल है और प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस
अब m1 इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड m2 इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, m2 इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, और इनके बीच की डिस्टेंस को लेट्स टेक d है, तो वो उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। इसको और मैथमेटिकली हम देखेंगे कैसे करना है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ हम देख रहे हैं लेट टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज डिनोटेड बाय कैपिटल M और मास बी, ऑब्जेक्ट के मास को हम स्मॉल m के थ्रू शो कर रहे हैं। सो अब let the two objects A and B of masses capital M and small m lie at a distance, दोनों के बीच की distance is equal to d, ये d distance पर हैं from each other। let F mean the force, be the force of attraction between them, और इनके बीच में एक force act कर रहा है जिसे हम F से denote कर रहे हैं। so according to the universal law of gravitation, जो अभी हमने पढ़ा, the force between the object is directly proportional, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, is directly proportional to the product of their masses, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, and inversely proportional to the square of the distance between them, और उनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट हम लिखेंगे इसके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, सेकेंडली वी विल शो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, 1 और 2 इक्वेशन को अगर कंबाइन करते हैं, देन वी विल गेट F proportional to m capital into small m and that is over to d square। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है, ये मैथमेटिकली इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर लेंगे। सो F विल बी इक्वल टू G, और G यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज़ कॉल्ड ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब G जैसे आ गया तो M इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m एंड डिवाइडेड बाय d स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला बनता है फोर्स का बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सो ये इसका मैथमेटिकली डेरिवेट हो गया। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे हम इसको लिख सकते हैं, उसको इस तरह से हमने लिखा। तो यहाँ तक हमने लिखा। इसके बाद देखिए अब हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F विल बी मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वेयर, सो F और D मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड सामने G कैपिटल M इंटू स्मॉल m रहेंगे, और G की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ G के देखें तो ऊपर हम देख रहे हैं जैसे कि फोर्स का जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, एंड डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर लग जाएगा। नीचे रहेंगे हमारे मास, 2 मास हैं, सो इसको किलोग्राम एंड अगेन किलोग्राम हम इसको लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं या शॉर्ट रूप में लिखते हैं तो इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और इसको 6.7 भी ले लिया जाता है बहुत बार, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। तो ये आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसमें या तो दी हुई होगी, अगर वैल्यू दी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज उसको हम इतना ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। सो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ काम आ रहा है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंसेस क्या हैं, उनको देखते हैं। सो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, बहुत सारे फिनोमेना को इसने एक्सप्लेन किया जो हम पहले जिनके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज था, और हम मिथ्स के बारे में रहते थे, बिलीव करते थे कि बस कोई अपने आप ही सब कुछ हो रहा है।
सो सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड टू ईच अदर, पहले जिनका आपस में कोई कनेक्शन दिखाई नहीं देता था, अब इस लॉ की हेल्प से उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है. द फर्स्ट वन इज द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ. ऐसा फोर्स जो हमें अर्थ पर बाइंड करके रखता है और हम अर्थ से नीचे की तरफ नहीं गिरते हैं, है ना. तो अर्थ पर जो बाइंड करने वाला फोर्स है हमें, दैट इज ग्रेविटेशन. ओके, सेकंड थिंग, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. इसे भी हम लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मून जो है क्यों अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है. थर्ड वन, सेम वे, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्यों मूव कर रहे हैं, क्यों रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, उसके बारे में भी. एंड द लास्ट वन, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन. कि जो टाइड्स आ रहे हैं सी में, उनका रीजन भी काफ़ी हद तक ग्रेविटेशनल लॉ होता है, ग्रेविटेशन होता है. सो इसको ग्रेविटेशनल लॉ के थ्रू हम समझा सकते हैं. ये चार फिनोमिना जिनका पहले आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन अब वो क्लियर है उनका आपस में कनेक्शन क्या है. अब देखते हैं फ्री फॉल के बारे में. ठीक है, फ्री फॉल क्या है? जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, फ्री फॉल, बट इट्स नॉट लाइक दैट. फ्री फॉल का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल होता है ना. दिस इज आर अर्थ. तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पॉजिटिवली उस पर एक्ट करता है. ये जो फॉलिंग होगी इसी को कहेंगे हम फ्री फॉल. द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट इज वेरी क्लियर. नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, अब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, देन ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज कॉल्ड फ्री फॉल. अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ की वजह से अर्थ के ऊपर गिरता है, इट इज़ कोल्ड फ्री फॉल. इसी को हम फ्री फॉल कहते हैं. यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अपने आप अगर कोई चीज़ अर्थ की तरफ गिर रही है, दैट इज़ फ्री फॉल. तो ये कुछ फ्री फॉल के, यहाँ आप राइट साइड में देखिए, फ्री फॉल अगर होगा और वहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो, जैसे एयर का ना हो, उस वैक्यूम में अगर एक फैदर और एक हैमर दोनों को गिराया जाए तो अर्थ के ऊपर वो एक ही टाइम पर पहुंचेंगे. ठीक है, और ये इसका रीज़न क्या है कि ये जो फोर्स है ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशन पर. अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखिए, हमने लॉ ऑफ हमने पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन. वहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ था ड्यू टू फोर्स. कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको एक्सेलरेट करते हैं तो हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेट होता है. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, यहाँ हम देख रहे हैं अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, सो देयर इज अ चेंज इन इट्स एक्सेलरेशन. इसके एक्सेलरेशन में चेंज होता है. किसी हाइट से जब हम कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो जैसे जैसे वो अर्थ के नज़दीक पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज्ड हो जाएगी. इसे ही ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और इसका रीज़न क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये इसका रीज़न है. दिस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज़ कोल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको दूसरे नाम से जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ डिनोटेड बाई जी, और इसे जी के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, स्मॉल जी. द यूनिट ऑफ जी इज़ सेम एज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. जैसे ए की जो यूनिट हुआ करती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द सेम वे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है.
सो ये था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, कैसे इसको एक्सप्रेस करें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, समझें, और अगर आपको कहीं डाउट आता है, कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम देखेंगे वहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। थैंक यू।